दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सल्तनत कालीन प्रशासनिक, आर्थिक और कलात्मक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सल्तनत कालीन प्रशासनिक, आर्थिक और कलात्मक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, फतूह उस सलातीन का लेखक कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर ईसामी, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, फतूह उस सलातीन का लेखक ईसामी था। ख्वाजा अब्दुल मलिक ईसामी तुगलक शासक मोहम्मद तुगलक के विरोधी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक फतूह उस सलातीन में मोहम्मद तुगलक की कटु आलोचना की है। ये पुस्तक पद्य में लिखी गई है और बहमन शाह के दरबार में इसकी रचना की गई। बहमन शाह बहमनी राज्य का संस्थापक था और उसने स्वयं मोहम्मद तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी, आपको बताना है। तो ये सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था थी। सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत सुल्तान की परामर्शदात्री संस्था थी। इसमें गैर सरकारी लोग, सुल्तान के निजी मित्र, उलेमा और मंत्री लोग शामिल रहते थे। सल्तनत काल में असीमित शक्ति प्राप्त वजीर को वजीरे तफवीद कहा जाता था, जबकि सीमित अधिकार प्राप्त वजीर को वजीर ए तनफीज कहा जाता था। इल्तुतमिश का वजीर मोहम्मद जुनैदी एक शक्तिशाली वजीर था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक कौन था, आपको बताना है। तो उत्तर है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का भाग नहीं था। ऑप्शन है बार ए खास, दीवाने इंसा, अमीर ए कोही या दीवाने बंदगान। तो सही उत्तर अमीर ए कोही, ये सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का भाग नहीं था। आप जान लीजिए कि अमीर ए कोही सल्तनत विभाग में मजलिस ए खलवत का भाग नहीं था। इस विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। इस विभाग का कार्य मालगुजारी वसूलना और जिस भूमि पर खेती न हो रही हो उसे खेती योग्य बनाना था। इस विभाग के कार्य को करने के लिए आर्थिक सहायता विजारत से मिलती थी। दीवाने इंशा शाही पत्र व्यवहार और दीवाने बंदगान दासों की देखभाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का सामान्य नियम क्या था। तो सही उत्तर अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति और क्षमता या योग्यता, ये सल्तनत काल में उत्तराधिकार का सामान्य नियम था। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था, लेकिन फिर भी सुल्तान इल्तुतमिश के समय से एक ऐसी परंपरा बनी थी जिसके अनुसार सबसे पहले सुल्तान के पुत्र अथवा पुत्री को सिंहासन प्राप्त करने का अधिकार था। सुल्तान को अपने बच्चों में से किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार था, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष, वयस्क हो अथवा अल्पायु, परंतु इसमें स्त्रियों और अल्पायु शहजादों के सिंहासन पर बैठने और शासन करने के प्रयोग असफल हुए। इससे ये निष्कर्ष निकला कि पैतृक अधिकार को उसी समय स्वीकार किया जाए जबकि उत्तराधिकारी योग्य हो। अयोग्य उत्तराधिकारी होने की स्थिति में सरदारों ने सुल्तान को चुनने की प्रणाली का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त तलवार की शक्ति भी सिंहासन के अधिकार को निश्चित करती थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बरीद कौन थे, आपको बताना है। तो बरीद गुप्तचर अधिकारी होते थे। दोस्तों, सल्तनत काल में बरीद डाक तथा गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसे वरीद ए मुमालिक कहा जाता था। अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग को विशेष रूप से संगठित किया और वरीद के अधीन अनेक मुनहियान यानी भेदियों या जासूसों की नियुक्ति की थी। सल्तनत काल में दबीर ए मुमालिक शाही सचिवालय का प्रधान अधिकारी होता था और अमीर ए बहर जल बेड़े का प्रधान अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया था।
तो सही उत्तर है इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ मोहम्मद गोरी ने किया था। इसका पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। दोस्तों, भारत में सबसे पहले इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किया। ये व्यवस्था इल्तुतमिश के काल में व्यापक रूप से लागू हुई। इस व्यवस्था के तहत सैनिक अधिकारियों को सुल्तान अपने राजकोष से वेतन नहीं देता था, बल्कि उन्हें एक निश्चित भूमि क्षेत्र या इक्ता प्रदान करता था, जिससे होने वाली वार्षिक आय से अपना वेतन प्राप्त करते थे। छोटे भूमि क्षेत्र के अधिकारियों को इक्तादार और प्रांतीय या सूबा स्तर के अधिकारियों को वली, मुक्ता, आमीर या मालिक पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, जवाबित कौन थे या जवाबित क्या होते थे? तो सही उत्तर जो है जवाबित जो है ये राज्य कानून होते थे। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाबित या जब्ता ये शरीयत के अतिरिक्त सुल्तानों द्वारा स्वतंत्र रूप से कानून बनाए जाते थे, जिनको जवाबित कहा जाता था। ये राजकीय कानून था और इसे सभी को मानना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है, शर्ब कर किस पर लागू होता था? तो शर्ब जो है ये जल आपूर्ति बनाए रखने पर लागू होता था। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुम्स और जकात। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों की उपज में 10% की दर से सिंचाई कर शर्ब भी लगाया। फिरोज तुगलक ने अपने समय में 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, दारुल हरब क्या था? आपको बताना है। तो ये हिंदू राज्य क्षेत्र था। दारुल हरब ऐसे देश अथवा स्थान जहाँ शरीयत कानून नहीं चलता था और जहाँ अन्य आस्थाओं अथवा अल्लाह को नहीं मानने वाले लोगों का बहुमत हो, यानी गैर इस्लामिक देश। भारत में मुस्लिम शासनकाल में हिंदू राज्य क्षेत्र भी दारुल हरब कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। ये कथन किसका है? फर्ग्यूसन, पर्सी ब्राउन, मार्शल या विंसेंट स्मिथ? तो सही उत्तर मार्शल का। अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। ये मार्शल का कथन है। इसका निर्माण 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिज्र खान ने कराया था। 1000 सितून या 1000 स्तंभों वाले महल दिल्ली के निकट सीरी नामक नगर के पास है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में कराया था। अलाई दरवाजे में चतुष्केंद्रीय मेहराब या ट्यूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किस स्थान पर स्थित है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है। सुल्तान अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया। इसका निर्माण लाल पत्थरों और संगमरमर के द्वारा हुआ है। ये 1311 में बनकर तैयार हुआ। ये एक वर्गाकार कक्ष है जिसके ऊपर एक गुंबद निर्मित है। यह हिंदू और मुस्लिम दो श्रेष्ठ शैलियों का कुशल समन्वय है। अगला प्रश्न है, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है, वो कौन सा है? ऑप्शन है अटाला देवी मस्जिद, जमात खाना मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद या अदीना मस्जिद? तो सही उत्तर जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद का निर्माण शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के अहाते में खिज्र खान ने करवाया था। इसका निर्माण अलाई दरवाज़ा की रूपरेखा और शैली पर हुआ था। इस मस्जिद की निर्माण योजना आयताकार है। इसमें मेहराबों का बड़ी कुशलता से निर्माण हुआ जो कि मुस्लिम आदर्श प्रस्तुत करती है। ये मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? तो सही उत्तर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था। यहाँ पहली बार घोड़े की नाल की आकृति में मेहराब बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? आपको बताना है। तो सही उत्तर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। याद रखिएगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत में तुर्क शासकों द्वारा निर्मित कराए गए भवनों में सर्वप्रथम है।
जो दिल्ली से 12 मील दूर मेहरौली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर मिलान करना है आपको। लाल महल बलवन निर्माण करता था, सही है। दरबार महल होशंग शाह, सही है। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी, सही है। लाल दरवाज़ा मस्जिद महमूद शाह, ये सही नहीं है। दोस्तों, लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण 1455 में महमूद शाह सरकी की पत्नी वी राजे ने करवाया था। इमारत का मुख्य दरवाज़ा लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल महल का निर्माण सुल्तान बलवन ने कराया था। मालवा के शासक होशंग शाह ने दरबार महल का निर्माण कराया, जबकि मध्य प्रदेश के मांडू में गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण कराया, जिसकी संरचना जहाज के समान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ पर जामा मस्जिद हुसैन शाह शर्की, मोठ मस्जिद ये सिकंदर लोदी, झंझरी मस्जिद इब्राहिम शर्की और हजार सितून महल आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी, कुव्वतुल इस्लाम ये कुतुबुद्दीन ऐबक। 3 1 2 5 4, तो यहाँ पर 3 1 2 5 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रसिद्ध मस्जिद और उनके निर्माता। इसके अलावा हौज ए अलाई यानी हौज ए खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ऊखा मस्जिद राजस्थान का निर्माण सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने कराया। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा का निर्माण खाने जहाँ तेलंगानी के पुत्र खाने जहाँ जूना शाह ने करवाया। ये भारत में प्रथम मुस्लिम स्मारक है जो योजना में अष्टभुजीय है। अगला प्रश्न है, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था, आपको बताना है। तो सही उत्तर सुल्तानगढ़ी नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। सुल्तानगढ़ी सुल्तान इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन का मकबरा है, जो सुल्तानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध था। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 में कराया था। इसके स्तंभों की शैली हिंदू है और मेहराबों का प्रयोग है, जो कि मुस्लिम शैली का एक अंग है। अगला प्रश्न है, कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है। तो सही उत्तर सैयद और लोदी काल को। सैयद और लोदी काल में बने मकबरे महत्वपूर्ण थे। इसे देखते हुए इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने सैयद और लोदी काल को मकबरों का काल कहकर संबोधित किया है। इस काल के मकबरों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अष्टभुजाकार और चौकोर। अष्टभुजाकार मकबरे सुल्तानों के लिए बनाए जाते थे, जबकि चौकोर मकबरे अमीरों के लिए बनाए जाते थे। लोदी कालीन मकबरों की मुख्य विशेषता इसका दोहरा गुंबद है। लोदी काल की अंतिम मुख्य इमारत सिकंदर लोदी के शासनकाल में निर्मित मोठ की मस्जिद है। जॉन मार्शल का कहना है कि सल्तनत कालीन इमारत की सुंदरता का समावेश मोठ की मस्जिद में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, कब? 1192 ईस्वी में, 1192 में। इसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया गया और मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरण 1326-27 में किया और उसके बाद अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण संबंधी कार्य आता है। तो 2 4 3 1 2 4 1 3 आप देखिए 2 4 1 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पृथ्वीराज चौहान की पराजय 1192 में हुई। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरण ये 1326-27 में किया था और बाजार कीमतों में सुधार के लिए अलाउद्दीन ने कई प्रयास किए थे। तो सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया और मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में एक नवीन पद नायब ए ममलकात का सृजन किया गया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, आपको बताना है। कथन है, तुर्काने चिहलगानी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारियों का समूह था। बिल्कुल सही है।
कारण है कि शमसी गुलामों का एक ही मास्टर था, एक ही समूह। प्रत्येक ने घोषणा की कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई और नहीं, और एक दूसरे को संबोधित किया, तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ, और तुम क्या रहे हो जो मैं नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है। कारण और कथन, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 जिसका शासनकाल था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत को स्थापित किया। ये दिल्ली का प्रथम शासक था। उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की। ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक बना, और उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के दल चालीसा यानी तुर्काने चहलगानी का गठन किया। इन सभी ने ये घोषणा की कि मैं ही हूँ और कोई नहीं, और एक दूसरे को संबोधित किया, तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ, और तुम क्या रहे हो जो मैं नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, तुर्काने चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया, कहाँ किया गया? तो तबकाते नासरी, जो कि मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है, इसमें तुर्काने चहलगानी का उल्लेख किया गया है। और तुर्काने चहलगानी शब्द या 40 के समूह की संज्ञा बर्नी ने दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी वंश। गुलाम के बाद गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, 3 1 2 4, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1412, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोदी वंश 1451 से 1526 तक इसने दिल्ली पर शासन किया। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां रैयत ए आला की उपाधि ग्रहण करता था। अपने सिक्कों पर खिज्र खां ने तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित कराया। मुबारक शाह सैयद वंश ने सरवर और मुल्क यानी वजीर को खाने जहां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध सबसे पहले हो जाएगा, फिर कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, उसके बाद राजधानी स्थानांतरण हो जाएगा तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के समय, फिर सबसे लास्ट में तैमूर का आक्रमण। तो 1 4 2 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। राजधानी का हस्तांतरण 1326-27 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद किया, और तैमूर का आक्रमण 1398 में नसीरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था। तैमूर दिल्ली से समरकंद जाने से पहले खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। खां ने जहां मूलतः तेलंगाना का ब्राह्मण था, जिसका मूल नाम कुन्नू था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने मलिक ख्वाजा को ख्वाजा जहां की उपाधि तथा भवनों का निरीक्षक यानी शाहना ए इमारत बनाया था। अगला प्रश्न है, साहिबे दीवाने बंदगान संबंधित था किससे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। साहिबे दीवाने बंदगान संबंधित था किससे? तो ये दास यानी गुलामों से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया, और उनके लिए उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था। कभी कभी जागीरें भी मिलती थीं, और फिरोज का ये शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता था किस नाम से? तो सही उत्तर है मुशर्रिफ ए मुमालिक, ये महालेखाकार के रूप में जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग यानी दीवाने वजारत का प्रधान होता था। उसकी सहायता के लिए एक पूरा प्रशासनिक अमला होता था, जिसमें एक नायब वजीर होता था,
इसका एक दफ्तर होता था। नायब वजीर के नीचे मुशरिफ मुमालिक यानी महालेखाकार और मुस्तौफ़ी मुमालिक यानी महालेखा परीक्षक होता था। मुशरिफ का काम प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त हिसाब का लेखा जोखा और मुस्तैफी इस हिसाब की जांच करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, आपको बताना है। तो सैन्य विभाग का प्रमुख जो है ये आरिज मुमालिक होता था। दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग दीवान अर्ज का प्रमुख आरिज मुमालिक होता था, जिसका प्रमुख कार्य सैनिकों और घोड़ों का हुलिया रखना और सैन्य निरीक्षण करना था। दीवान अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। मीर बख्शी मुगल काल में सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुस्तौफ़ी मुमालिक महालेखा परीक्षक राज्य के खर्चों की जांच करता था और 10 सरखेल यानी 100 घुड़सवार की टुकड़ी का प्रधान एक सिपह सालार होता था। अगला प्रश्न है, किसने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया था? तो सही उत्तर मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद दिया था। 1739 में नादिर शाह का प्रथम आक्रमण इसके काल में हुआ था। इसके अय्यासी और रंगीले स्वभाव के कारण उसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं समान रूप से दिखती हैं क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया है? तो सही उत्तर 2.5 दिन का झोपड़ा। आप जान लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में स्थित संस्कृत विद्यालय जिसमें सरस्वती देवी का मंदिर था उसको गिराकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। इसकी रूपरेखा में परिवर्तन कर इन्हें मस्जिद के स्वरूप में परिवर्तित किया गया। इसका कारण इसमें हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं समान रूप से दिखती हैं। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? तो सही उत्तर मोहम्मद तुगलक को। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित था। वो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान, भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अरबी, फारसी सहित अनेक विधाओं में निपुण था। इन्हीं विद्वता के कारण वो अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की थी? आपको बताना है। ऑप्शन है सैफुद्दीन मोहम्मद, अबुल हसन यामुनुद्दीन, अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्राहिम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर अबुल हसन यामुनुद्दीन। दोस्तों, अमीर खुसरो का वास्तविक बचपन का नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन था। वो 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाला एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला के पटियाली ग्राम में 1253 में हुआ था। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो सही उत्तर है तुगलकाबाद का निर्माण ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के पूरब में तुगलकाबाद नामक नगर बनाया और उसमें दुर्ग का निर्माण कराया, अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित की। आदिलाबाद नामक किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में किला, राय पिथौरा और श्रीनगर के मध्य जहांपनाह नगर नामक चौथा नगर बसाया था और फुतुहाते फिरोज शाही में सुल्तान फिरोज तुगलक स्वयं उन भवनों का उल्लेख करता है जिसकी उसने मरम्मत कराई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था किसके द्वारा? तो सही उत्तर इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया। सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। ये गोलाकार और पंचमंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया था। अगला प्रश्न है, नानकार और बंध क्या थे? तो सही उत्तर लगान मुक्त भूमि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नानकार और बंध लगान मुक्त भूमि और कहीं कहीं बंध का गुलाम के रूप में भी प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आप देख सकते हैं 15वीं शताब्दी में कागज़ के प्रचलन से लघु चित्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया।
इस परिवर्तन को लाने के जिम्मेदार कौन थे? तुर्क, अरब, चीनी या पुर्तगाली? तो सही उत्तर तुर्क हो जाएगा। ईरान पर मंगोल आक्रमणकारियों ने उसकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के बावजूद कला को बड़ा प्रोत्साहन दिया। 14वीं सदी जिस तरह ईरानी काव्य का स्वर्ण युग है, उसी तरह चित्रकला का भी है। तैमूर के वंशजों के युग में चित्रकला प्रगति को प्राप्त हुई। 14वीं सदी की ईरानी चित्रकला को मंगोल शैली कहा गया, क्योंकि उसमें मंगोलों की आकृतियों, वेशभूषा और रहन सहन का चित्रण है। पर वास्तविकता ये है कि इस नवीन शैली कागज़ का उद्गम चीन था और इस शैली ने ईरानी शैली को नई दिशा दी। पशु पक्षियों और वृक्षों के अंकन में नवीनता इस शैली की विशेषता है। चूँकि भारत में 15वीं शताब्दी में चित्रकला का विकास मुगलों द्वारा किया गया, जिसमें ईरानी कला का अधिक मिश्रण था, इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में इस परिवर्तन को लाने का श्रेय ईरान के माध्यम से तुर्कों द्वारा लाया गया। बाबर के पुत्र हुमायूं ने फारस और अफगानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी। फारस में ही हुमायूं की मुलाकात वहां के दो महानतम कलाकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद से हुई। इन दोनों ने मिलकर अकबर के लिए उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सल्तनत कालीन प्रशासनिक, आर्थिक और कलात्मक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।